हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड की, कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कहाँ पाया जाता है, किस तरीके की इसकी कंपोजिशन यानी किन किन कंपाउंड से मिलकर बना होता है। इन सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो टॉपिक का नाम है हमारा न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड हम किसे बोलते हैं, हम मेनली न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं डीएनए और आरएनए को। तो यहाँ पे हम दो कंपोनेंट की बात करने वाले हैं। एक तो हम बात करने वाले हैं डीएनए की और दूसरी हम बात करेंगे आरएनए की। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और जो आरएनए होता है हमारा उसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये जो हमारे न्यूक्लिक एसिड है डीएनए और आरएनए ये पाए जाते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये पाए जाते हैं। तो आप लिखेंगे दीज आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, कि ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब बात ये आती है कि जो डीएनए और आरएनए यानी हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड है, ये होते क्या हैं, किस यूनिट से मिलके बनते हैं। तो ये कहता है कि न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए एक टाइप के बायोपॉलीमर होते हैं और ये बनते हैं बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड हम किसे बोलते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड हम इस तरीके की एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जहां पे इस तरीके की यूनिट कई सारी मिली हुई होती हैं। जैसे शुगर यूनिट हो गई, PO4 फॉस्फेट यूनिट हो गई और N बेसिस हो गई। अभी एक एक करके हम इनके बारे में बताएंगे भी कि कौन सी शुगर यूनिट होती है, इनके अंदर कौन से N बेसिस होते हैं और PO4 हमारी फॉस्फेट लिंकेज होती है। तो जब ऐसी न्यूक्लियोटाइड यूनिट कई सारी मिल जाती हैं तब जाके हमारा क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। इसी को हम बोल रहे हैं बायोपॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर हम उसे बोलते हैं जब एक जैसी यूनिट्स कई सारी मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेती हैं तो हम उसे पॉलीमर बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल भी पढ़ा होगा, जैसे पॉलीथीन के बारे में आपने सुना होगा जो हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। तो पॉली उसमें लग रहा है, देखो पॉली इथीन, यानी जब कई सारी इथीन की यूनिट मिली होंगी तब जाके क्या बना होगा, पॉलीथीन बना होगा। और इथीन का फार्मूला हमें पता ही है, क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे हम इथीन बोलते हैं। तो यही यूनिट जब कई सारी मिलती हैं तो जाके पॉलीथीन बनता है। तो ये भी एक टाइप का पॉलीमर है। तो इसी तरीके से जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट होती हैं, ऐसी बहुत सारी यूनिट आपस में कंबाइन होती हैं तब जाके हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे इसकी हमने डेफिनेशन लिख रखी है, पढ़ लेते हैं। क्या है कि दीज आर द बायोपॉलीमर, ये बायोपॉलीमर होते हैं ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स के। ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया। न्यूक्लियोटाइड यूनिट ये वाली स्ट्रक्चर होती है, शुगर यूनिट होती है, N बेस होते हैं और PO4 होता है। एंड एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारा डीएनए होता है उसमें क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन कैरी होती है इसके अंदर, कि जो पेरेंट होता है, पेरेंट से चाइल्ड के अंदर किस तरीके का कलर जाएगा, कैसा कलर होता है उसका, सारे मतलब जो गुण वगैरह होते हैं वो माँ बाप से मिलते हैं। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, डीएनए के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो पेरेंट से चाइल्ड के अंदर जाता है। तो ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है विच कंट्रोल हेरिडिटी वही होती है जो पेरेंट से चाइल्ड के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन जाती है, विच कंट्रोल हेरिडिटी एंड प्रोटीन सिंथेसिस। और शरीर के अंदर कौन सा प्रोटीन बनाना है ये कौन कंट्रोल करेगा, तो ये कंट्रोल करेगा डीएनए। आरएनए इसकी हेल्प करता है। तो ये बेसिक जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी डेफिनेशन है हमारी। टाइप आपसे पूछे तो आप बता देना कि डीएनए और आरएनए होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये पाए कहाँ जाते हैं, तो आप बता देंगे सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये पाए जाते हैं। अब ये जो हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा इसकी हम कंपोजिशन पढ़ेंगे। कंपोजिशन का मतलब होता है मात्राएं, यानी किन किन चीजों से ये मिलके बना है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि न्यूक्लियोटाइड यूनिट से मिलके बना है। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी क्या क्या चीजें मिलके बनी है, तो शुगर यूनिट है और N बेस यूनिट है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो किस किस कंपोजिशन से मिलके बना है, शुगर यूनिट कौन सी होती है और जो N बेसिस होते हैं ये क्या होंगे। कंपोजिशन के अंदर आप बताएंगे न्यूक्लिक एसिड की कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है हमारा, देखो ये हमने लिख दिया न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है अगर मैं इसके अंदर क्या डाल दूं, N नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डाल दूं,
तो n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डालते ही ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल डालते हैं, तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर टूट जाता है। देखो न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर वो टूट जाता है। और न्यूक्लियोटाइड की हमने स्ट्रक्चर अभी भी बताई कि इसके अंदर सुगर यूनिट होती है, फॉस्फेट लिंकेज होती है और n बेसिस कंबाइन होते हैं। और इस तरीके के n बेसिस और ये जो यूनिट है पूरी की पूरी, कई तरीके की यूनिट ऐसी कंबाइन होती हैं, तब जाके हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम न्यूक्लियोटाइड को भी हाइड्रोलाइज करवा दें तो देखो जैसे ही हम न्यूक्लियोटाइड में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, ये जो फॉस्फेट लिंकेज है ये अलग हो जाती है और क्या बन के निकल जाती है, H3PO4 बन के निकल जाते हैं। इस तरीके की कई सारी यूनिट्स, देखो ये फॉस्फेट यूनिट क्या हो जाती है, अलग हो जाती है अगर हम न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तब। तो अगर ये अलग हो जाती है तो कौन सी यूनिट बचेगी, सुगर और n बेसिस बच जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। और इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सुगर और यहां पे सुगर कंबाइन होगा n बेस के साथ में। तो ये क्या हो जाती है, इसकी कंपोजिशन हो जाती है कि जो बेसिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की वो न्यूक्लियोसाइड है, फिर बनेगी हमारी न्यूक्लियोटाइड और फिर बनता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। अब इनके अंदर भी हमारी दो टर्म्स बार बार इस्तेमाल हो रही हैं, एक तो सुगर यूनिट हो रही है, दूसरी n बेस हो रही है। तो यहां पे जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो सुगर यूनिट्स होती हैं हमारी, देखो सुगर यूनिट कौन कौन सी होगी, तो हमने क्या बताया, न्यूक्लिक एसिड हम दो टाइप के पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे डीएनए और दूसरा हम पढ़ेंगे आरएनए। तो डीएनए के अंदर जो सुगर यूनिट प्रेजेंट होती हैं वो होगी डीऑक्सी राइबोज सुगर यूनिट, इसके अंदर होगी डीऑक्सी राइबोज सुगर यूनिट। और आरएनए के अंदर जो सुगर यूनिट प्रेजेंट होती है वो होगी राइबोज सुगर यूनिट, राइबोज सुगर यूनिट। ये यूनिट्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और इनके अगर फॉर्मूले की हम बात करें तो राइबोज सुगर यूनिट का फॉर्मूला होता है C5H10O5, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। और यहां पे देखो इसका नाम है डीऑक्सी, यानी राइबोज शुगर प्रेजेंट है। राइबोज शुगर में से अगर हम एक ऑक्सीजन हटा दें, डीऑक्सी का मतलब हटाना, तो अगर आप एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो वो फार्मूला बन जाएगा आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर का। तो यहां से हम एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं तो ये बन जाएगा C5H10O4। तो ये फार्मूला होता है हमारा डीऑक्सी राइबोज शुगर का। और ये शुगर क्या होते हैं, एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं जिनके हमने स्ट्रक्चर भी बनाने सिखाए थे आपको। तो वहां पे हमने बताया था कि अगर 6 कार्बन का एटम है तो पायरान फॉर्म का स्ट्रक्चर बनता है, और अगर 5 कार्बन होते हैं तो उसमें फ्यूरान फॉर्म का स्ट्रक्चर बनता है। तो अब हम क्या करते हैं, इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो डीऑक्सी राइबोज शुगर का और राइबोज शुगर का। तो सबसे पहले हम राइबोज शुगर का बना लेते हैं जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। देखो इस तरीके से आप बना लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप फ्यूरान की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस तरीके से हमने सिखा रखी है पिछले लेक्चर्स के अंदर, जो हमारे शुरू वाले साइक्लिक स्ट्रक्चर के लेक्चर थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरीके से लाइन खींचनी है। ऊपर क्या लिख देना है आपने, OH लिख देना है और नीचे लिख देना है H। इस वाले में क्या करेंगे आप, ऊपर H लिख देंगे, नीचे OH लिख देंगे। फिर से लाइन खींचोगे, ऊपर H लिख दोगे, नीचे OH लिख दोगे, और फिर से लाइन खींचोगे, नीचे H लिख दोगे, ऊपर लिखोगे CH2OH। तो ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है राइबोज शुगर का। और अगर आपसे डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है तो आप क्या करेंगे, जो सेकंड नंबर पे जो ऑक्सीजन एटम है ये क्या कर देंगे, आप गायब कर देंगे, क्योंकि डीऑक्सी का मतलब ही क्या होता है, एक ऑक्सीजन हट गई। तो आप सेकंड नंबर से ऑक्सीजन हटा देंगे, वो स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका डीऑक्सी राइबोज का। देखो यहां पे हम बना देते हैं इस तरीके से, ये हमने बना दिया। बाकी सारे स्ट्रक्चर हम उसी की तरह बनाएंगे। देखो OH H, बस यहां पे चेंज कर देंगे सेकंड नंबर वाले पे से, अब यहां पे ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे हम। बाकी सारी चीजें सेम हैं, H OH और H CH2OH। तो ये हमारी स्ट्रक्चर बन जाती है डीऑक्सी राइबोज की। तो हमने जो कंपोजिशन के अंदर शुगर यूनिट है उसके बारे में पता कर लिया कि कौन कौन सी शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है। अब हम पता करेंगे कि N बेसिस क्या क्या होते हैं। N बेसिस के अंदर आप बताएंगे कि N बेसिस क्या होते हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक बेसिस होते हैं। हेट्रो का मतलब होता है जिसमें एक टाइप के एटम ना हो, एक से अलग टाइप के एटम प्रेजेंट हो। जैसे इसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन भी प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है।
तो ये कहता है कि ये जो बेसिस होते हैं ये हेटेरोसाइक्लिक बेसिस होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी कार्बन के साथ साथ यहाँ पे नाइट्रोजन भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एन बेसिस की, और एन बेसिस हमारे होते हैं दो टाइप के। एन बेसिस हमारे होंगे दो टाइप के, एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पिरिमिड। पिरिमिड और जो प्यूरीन होता है हमारा वो दो टाइप का होता है। देखो कौन कौन से टाइप का, एक होता है एडेनिन, इस तरीके से, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ए के द्वारा। और दूसरा होता है हमारा ग्वानिन, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है जी के द्वारा। ये दो टाइप के होते हैं हमारे। और जो पिरिमिड होते हैं वो हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक होता है साइटोसिन, इसे सी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा होता है हमारा यूरासिल, जिसे यू के द्वारा आप रिप्रेजेंट करेंगे, यूरासिल, इसे यू के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। और तीसरा होता है हमारा थाइमिन, इसे आप टी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होते हैं हमारे एन बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। अब यहां पे मेन बात क्या है कि आपको यह पता होना चाहिए कि एन बेस कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो यहां पे जो एडेनिन होता है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी बनाते हैं ये, तो वो बताएंगे हम। एडेनिन बनाता है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ग्वानिन बनाता है 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और साइटोसिन बनाता है 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यूरासिल बनाएगा 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और थाइमिन बनाता है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ये हो गई सारी कंपोजिशन की बातें। तो एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट करो कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं यानी डीएनए और आरएनए होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर आपने लिख के आना होता है। क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो इसमें आपने क्या लिखना है, देखो सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म लिख देंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है और इसकी होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। सेकंड पॉइंट में आप बता देंगे कि इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर यूनिट होती है और इसके अंदर होती है राइबोज शुगर यूनिट। थर्ड पॉइंट में आप बता देंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि इस तरीके का दिखता है, और इसमें आप बता देंगे कि इसका सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि इस तरीके का दिखेगा। फोर्थ पॉइंट में आपने बता देना है कि इट हैज ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन एंड एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन, कि डीएनए के अंदर ग्वानिन तो साइटोसिन से बॉन्ड बनाता है और एडेनिन बनाता है थाइमिन से बॉन्ड, लेकिन आरएनए के अंदर ये वाला तो सेम रहता है, बस यहां पे चेंज हो जाता है, थाइमिन की जगह पे यूरासिल आ जाता है। देखो यहां पे ग्वानिन साइटोसिन तो सेम रहता है लेकिन एडेनिन की जगह पे यूरासिल डबल बॉन्ड बना लेता है थाइमिन की जगह पे। नेक्स्ट आप बताएंगे कि ये जो डीएनए होता है वो पाया जाता है इन सेल न्यूक्लियस, सेल की न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा, और ये पाया जाएगा कंप्लीट सेल के अंदर, फाउंड इन कंप्लीट सेल। नेक्स्ट आप बताएंगे कि जो डीएनए होता है वो कंट्रोल करेगा हेरिडिटी को, यानी पेरेंट से जो चाइल्ड के अंदर जो जीन्स वगैरह जाते हैं वो किस तरीके के जाएंगे, कैसा उसका कलर रहेगा, कितनी उसकी हाइट रहेगी, कैसा उसकी शेप रहेगी, तो सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, डीएनए कंट्रोल करता है। और आरएनए कंट्रोल करता है लर्निंग एंड मेमोरी को, कि जो बच्चे की जो याददाश्त है, मेमोरी है, वो किस तरीके की रहेगी, इन सारी बातों के बारे में डील करता है आरएनए हमारा। नेक्स्ट आप बता देते हैं कि डीएनए क्या करता है, कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस, कि कौन सा प्रोटीन बनना है, कितने अमाउंट में बनना है, ये सारी चीज कंट्रोल करेगा डीएनए, और आरएनए उसकी हेल्प करेगा, ये कंट्रोल नहीं करता है। तो आरएनए बताएंगे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। और लास्ट पॉइंट में आप बता देंगे कि डीएनए की कोई टाइप नहीं होती है, लेकिन आरएनए हमारा 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एम होता है मैसेंजर आरएनए, आर होता है राइबोसोमल आरएनए और टी होता है ट्रांसपोर्ट आरएनए। तो ये इनकी फुल फॉर्म हो जाती हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब बात आ जाती है इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि अगर बाई चांस इनका स्ट्रक्चर पूछ ले कि डीएनए का प्रॉपर स्ट्रक्चर बताओ, किस तरीके से बनाएंगे आप, कैसी कैसी बातें उसमें लिखनी होती हैं, और आरएनए का स्ट्रक्चर बताओ कि किस कैसी कैसी बातें आप उसमें लिखेंगे एग्जाम के अंदर, अगर वो स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में पूछने लग जाए तो अब हम वो देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में आप डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि इट हैज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सेकेंडरी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी नहीं होता है। मेड अप ऑफ डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, जैसा कि हमने बताया कि ये किस तरीके से बना होता है, डबल स्ट्रैंडेड, इस तरीके से लेयरिंग प्रेजेंट होती है। बोथ स्ट्रैंड्स आर हेल्ड बाय
हाइड्रोजन बॉन्ड, और दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में क्या होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं। देखो इस तरीके से अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, ऐसी ऐसी स्ट्रैंड्स पाई जाएंगी इनके बीच में, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे कोई एन बेस कनेक्ट होगा तो इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी इस तरीके से। ऐसी 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 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको क्या दिखाई देगी, इनके बीच में दिखाई देती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देगी किसके बीच में, एन बेसिस के अंदर। और एन बेसिस में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, थाइमिन हो गया, है ना, और साइटोसिन हो गया। यूरासिल इसमें नहीं पाया जाता है। प्रेजेंट ऑन अपोजिट स्ट्रैंड, दो की दोनों तरफ आपको दिखाई देंगी। और ये जो स्ट्रैंड्स हैं, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल, ये एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी बिल्कुल अपोजिट होते हैं। देखो जैसे मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको। मान लेते हैं हम डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो यहां पे आप दो स्ट्रैंड के बारे में बताएंगे, एक तो स्ट्रैंड नंबर 1 और एक स्ट्रैंड नंबर 2। तो पहली स्ट्रैंड की एन बेसिस की कुछ ना कुछ सीक्वेंस होगी। जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं, क्या पता पहले एडेनिन हो, फिर थाइमिन हो, फिर ग्वानिन हो, फिर से ग्वानिन हो, फिर साइटोसिन हो, फिर थाइमिन हो, फिर एडेनिन हो, फिर ग्वानिन हो, क्या पता इस तरीके से एक एन बेसिस की सीक्वेंस हो पहले स्ट्रैंड के अंदर। तो दूसरे जो स्ट्रैंड है उसके एन बेस की सीक्वेंस एक जैसी नहीं होगी, बल्कि उससे अपोजिट होगी। देखो किस तरीके से, और आप बना भी सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है ना, सेकंड स्ट्रैंड की एन बेसिस की सीक्वेंस नहीं पता है, लेकिन पहले वाले की पता है, तो आप पहले वाली को देख के सेकंड वाले की बना सकते हैं। देखो कैसे, हमें पता है एडेनिन बॉन्ड बनाएगा थाइमिन से, तो यहां पे आप डबल बॉन्ड बना के क्या बना देंगे, यहां पे थाइमिन लिख देंगे। थाइमिन बनाएगा एडेनिन से, तो डबल बॉन्ड बना के आप लिख देंगे एडेनिन। ग्वानिन बनाएगा साइटोसिन से, तो आप ट्रिपल बॉन्ड लगा के लिख देंगे साइटोसिन। और ग्वानिन बनाएगा साइटोसिन से, तो आप ट्रिपल बॉन्ड बना के लिख देंगे साइटोसिन। और साइटोसिन किससे बनाएगा, ग्वानिन से बनाएगा, तो ये आप ट्रिपल बॉन्ड लगा के ग्वानिन लिख देंगे। थाइमिन बनाएगा एडेनिन से, तो आप डबल बॉन्ड लगा के एडेनिन लिख देंगे। एडेनिन बनाएगा थाइमिन से, तो आप डबल बॉन्ड लगा के थाइमिन लिख देंगे। ग्वानिन बनाएगा साइटोसिन से, तो आप ट्रिपल बॉन्ड बना के साइटोसिन लिख देंगे। तो ये कहता है कि अगर मुझे पहले बेस की सीक्वेंस नहीं पता है तो दूसरे स्ट्रैंड की आप अपने आप ही बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे कि इफ एन बेस सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड इज गिवन, अगर एक स्ट्रैंड की एन बेस सीक्वेंस आपको दी गई है, देन वी कैन राइट द एन बेस सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, तो हम दूसरे वाले स्ट्रैंड की एन बेसिस की सीक्वेंस लिख सकते हैं। तो ये आपने लिखना होता है डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में। अब हम देखते हैं कि आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या लिखेंगे। आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में आप लिखेंगे कि इट हैज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये भी क्या होता है, हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही होता है आरएनए का और न्यूक्लिक एसिड का, ये प्राइमरी नहीं होता है। मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड राइट हैंडेड स्ट्रक्चर, और इसमें क्या होता है, एक ही स्ट्रैंडेड होती है। इस तरीके से देखो, एक ही स्ट्रैंड मिलेगी आपको, डबल आपको नहीं देखने को मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है इसकी। फर्दर कहता है कि द टर्न्स ऑफ हेलिक्स, कि हेलिक्स के जो मुड़ाव हैं, जो टर्न हैं, आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा ऑफ एन बेसिस प्रेजेंट ऑन द आरएनए स्ट्रैंड। कहता है कि जो घुमाव है ना, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ एन बेसिस प्रेजेंट होंगे। जैसे मैं मान लूँ कि यहाँ पे एडेनिन होगा, तो ये क्या करेगा, नीचे वाले की तरफ यूरासिल से इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ मिलेगा। उसी तरीके से इस टर्म्स पे भी कोई एन बेसिस प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है। तो ये आपने लिखना होता है आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर डीएनए और आरएनए दोनों ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सा है न्यूक्लिक एसिड का। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो वो हम देखेंगे कि किस तरीके से आपने लिख के आना होता है और होता क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड बनता है जब कई सारी न्यूक्लियोटाइड यूनिट आपस में कंबाइन हो जाती हैं, तब बनता है। तो सिंपल सी बात है कि जो न्यूक्लिक एसिड की जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो कौन सी होगी, वो तो न्यूक्लियोटाइड ही होगी। तो न्यूक्लियोटाइड ही क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होती हैं, तो हमने बताया था कि उसके अंदर शुगर यूनिट होती है, फॉस्फेट लिंकेज होती है, और हर एक शुगर यूनिट किससे अटैच होती है, एन बेस से कनेक्ट होती है। तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है। तो आंसर में आप लिखेंगे कि द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि जो न्यूक्लिक एसिड की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, कंसिस्ट्स ऑफ अल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट यूनिट। उनमें क्या होता है, शुगर फॉस्फेट यूनिट अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होंगी, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, इस तरीके से बहुत सारी यूनिट कंबाइन होंगी। एंड ईच शुगर यूनिट अटैच विद एन बेसिस, और हर एक शुगर यूनिट एन बेस से कनेक्ट होगी।
नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसी को हम बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखो किस तरीके से होगा, इस तरीके से, जैसे शुगर यूनिट हो गई, वो शुगर यूनिट फॉस्फेट से अटैच होगी, फिर शुगर यूनिट अटैच होगी, फिर फॉस्फेट की लिंकेज होगी, फिर शुगर यूनिट अटैच होगी, फिर फॉस्फेट की लिंकेज होगी। इस तरीके से बहुत सारी यूनिट क्या होंगी, आपस में कंबाइन मिलेंगी आपको, और हर एक शुगर यूनिट एन बेस से आपको अटैच मिलेगी, एन बेस से अटैच मिलेगी, हर एक शुगर यूनिट आपको एन बेस से अटैच मिलेगी। तो ऐसी ऐसी कई सारी यूनिट्स जब आपस में मिल जाती हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं, और न्यूक्लियोटाइड ही क्या होती है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लियोटाइड को ही कहा जाता है। तो ये थे सिंपल आपके इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने बातें कर ली, डिफरेंशिएट आपको बता दिया। अब हमारा जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं वो इनके न्यूक्लिक प्रोसेसेस के ऊपर रहेंगे, कि जो न्यूक्लिक एसिड होती हैं वो किस टाइप की प्रोसेसेस शो करती हैं, कैसे वो रेप्लिकेशन प्रोसेस शो करती हैं, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्या ट्रांसलेशन होता है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।